हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है। इससे पहले हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम जो प्राइम फैक्टर्स थे और 1.1 का जितना भी कंसेप्ट था क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में, तो रियल नंबर्स हमने देखा और उसमें एचसीएफ देखा जिसमें हमने यूक्लिड एल्गोरिथम भी देखा था और प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखा था। उसमें हमने कवर किया था कि एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो दो तरीके हमने उसमें देखे थे। पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा था यूक्लिड एल्गोरिथम। उसके बाद हमने एक रिलेशन देखा था एचसीएफ और एलसीएम में। उसके आगे जो प्रोसेस है एक्सरसाइज 1.2 वो आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे वो पहले नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में। तो पहला चेक करेंगे हम नंबर 1, वो है रैशनल नंबर। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके ऊपर एक थ्योरम भी देखेंगे, फिर हम थ्योरम करेंगे। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि √2, √3 और ये सारी चीजें इरेशनल होती हैं तो किस टाइप से होती हैं, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए आज के इस लेक्चर में। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अगर रैशनल की डेफिनेशन दी, तो अगर किसी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू है 0 के, तो ऐसी जो नंबर्स हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं उन नंबर्स को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। जहां पर हमारे पास q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेके हम, तो जितने भी इंटीजर हैं सभी के सभी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके सभी क्या है रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि और या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 2/5, 2/10, ये सभी क्या है रैशनल नंबर है। अब इन सभी नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर्स हो गए हमारे पास रैशनल। हालांकि ये जो चीज है रैशनल और रैशनल नंबर, ये आप अपने 8th चैप्टर में, जो 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में, वो वहाँ काफी अच्छी तरह पढ़ा दिया जाता है। तो हम चैप्टर में आ रहा है तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रैशनल नंबर हो गए जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। अगर किसी नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, यानी कि नॉट इक्वल टू p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो जो नंबर है हमारे पास वो हो जाते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास हो गया √2, √3, उसके बाद पाई की वैल्यू भी इसी के अंदर आ जाती है, और एक ही होगी 0.10, 110, 110, फिर 1110। तो ये ऐसे नंबर जो कभी एंड नहीं होंगे, ये सभी के यहाँ पहुंच गए इरेशनल नंबर में पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब इरेशनल नंबर के लिए हमें कि ये चीज इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने के लिए हमें इस प्रूफ से पहले एक थ्योरम पढ़नी पड़ती है और उसके बाद हम इनका प्रूफ शुरू करेंगे। ठीक है। तो जो थ्योरम है हमारी, कि फर्स्ट बिल्कुल थ्योरम है ये, जब आप एक्सरसाइज 1.2 करोगे उससे पहले जिसमें हमें ये प्रूफ करना होता है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है और वो किसी इंटीजर a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a² को, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास हमारी फर्स्ट थ्योरम है। लिख देते हैं हम थ्योरम। थ्योरम ये है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इफ p divides a², then p divide a where a belongs to integer। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इतनी थ्योरम हम जो थ्योरम है गिवन है कि अगर p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और अगर p किसी इंटीजर a² को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी जरूर डिवाइड करेगा। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है, जो कि आपके √2, √3 और इन सबको इरेशनल प्रूफ करने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो इनको देखने से पहले हम एक बार प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है प्राइम नंबर और फिर दूसरा होगा कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो कौन से होंगे, एक तो वो सेल्फ होगा, जो भी नंबर है वो अपना आप में खुद उसका फैक्टर होगा, और एक उसके अलावा होगा फैक्टर 1। अगर ये दो ही फैक्टर आते हैं किसी भी नंबर के तो वो होता है प्राइम नंबर, और अगर इन दो के अलावा मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं किसी भी नंबर के तो वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है।
अब इसमें बात समझने की ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें कोई भी कंपोजिट नंबर था उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी इसके प्राइम फैक्टर्स हो गई, ठीक है। और ये क्या है, एक इंटीजर भी है, ठीक है, और एक कंपोजिट नंबर भी है। अब इस थ्योरम में इसका क्या यूज है वो हम देखते हैं। तो अपनी थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिख देते हैं प्रूफ। जैसा कि हमें दे रखा है कि एक ए क्या है, एक इंटीजर है, लिखेंगे एज इट इज गिवन दैट ए बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ए हमारे पास कोई इंटीजर है, कंपोजिट नंबर है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। तो ए के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ए इक्वल टू, हमने मान लिया उसके प्राइम फैक्टर है P1 डॉट P2 डॉट P3 P4 सो ऑन डॉट Pn। तो ये हमारे पास ए के क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ए के प्राइम फैक्टर्स हो गए, लेकिन हम पहले पी से डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर डॉट P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर सो ऑन डॉट Pn का स्क्वायर। इतनी बात फिलहाल समझ में आ रही है। ए हमारे पास एक इंटीजर है, कंपोजिट नंबर गिवन है, और देखो इंटीजर कंपोजिट भी होते हैं और प्राइम भी होते हैं, जिनमें से हमारे पास एक इंटीजर ऐसा है जो कि कंपोजिट नंबर है, चाहे प्राइम। हमने मान लिया अगर कंपोजिट नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर ये होंगे, और प्राइम नंबर होगा तो उसके अपने आप में फैक्टर कुछ ना कुछ हो जाएंगे। लेकिन हम मान रहे हैं कि ए हमारे पास कोई नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर्स हैं P1 P2 P3 P4 ऐसे करके Pn तक। ये आगे पीछे हो सकते हैं, जरूर नहीं है कि ऐसे ही ऑर्डर में लिखे हों। जैसे हमने 6 के फैक्टर पढ़े थे 1 2 3, जैसे हमने यहाँ पर अगर बात करें 6 के फैक्टर पढ़े थे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो यही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। आप चाहे इनको ऐसे लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर ऐसे लिख दो 1 इंटू 3 इंटू 2, रहेंगे। इनका ऑर्डर जो भी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो एक ही होंगे। तो इनका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, हमने पढ़ा था जो फर्स्ट थ्योरम थी हमारी, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमें थ्योरम में दे रखा है कि सिंस इट इज गिवन, यहां लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर P हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P कहां बिलोंग करेगा, ए स्क्वायर के जितने भी फैक्टर्स होंगे, ये सभी, ये जो फैक्टर हैं ए स्क्वायर के, उन्हीं में से P कोई ना कोई एक होगा। क्योंकि देखो मैं फिर से बताऊं, अगर हमने 6 के जो प्राइम फैक्टर्स किए थे 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तो P जो 1 था ये भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही ए स्क्वायर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम लिख लेते हैं, वो क्या है, ये रहे, और P इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P जो होगा इन्हीं फैक्टर्स में से कोई ना कोई एक होगा। यानी सिंस इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन P must belongs to, ये जितने प्राइम फैक्टर्स हैं ए के वो सब में बिलोंग्स टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो होगा वो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे ए स्क्वायर, उन्हीं में से तो एक होगा। तो हम यहां लिख देंगे P बिलोंग्स टू, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर। इसका मतलब P की जो वैल्यू है वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। और ये फैक्टर बने किससे हैं, अगर ये स्क्वायर हैं तो ये इनका जो हम रूट ले लेंगे P1 P2 P3 सो ऑन Pn तक। तो इसका मतलब अगर P हमारा P स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये बने हमारे इनके स्क्वायर से, तो P जो होगा इन्हीं में से कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। यानी कि P विल बिलोंग टू P1 और P2 P3 से लेकर Pn तक, इनमें से कोई एक फैक्टर होगा P, ठीक है। अब जब हमने ये देख लिया कि P इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, और ये किसके फैक्टर हैं, ये फैक्टर हैं A के। अगर हम यहां देखें तो ये P1 P2 किसके फैक्टर हैं, ये A के फैक्टर हैं। इसका मतलब P1 P2 P3 से लेकर Pn तक आर
प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, ये किसके फैक्टर हो गई, ये ए के प्राइम फैक्टर हैं, और जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसको मिटा देते हैं, दिस इंप्लाइज P will divide A also। ये बात हमको इस थ्योरम में प्रूव करनी थी। ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमारी थ्योरम है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, P हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, और अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P विल डिवाइड A। अगर A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो A को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हमारी थ्योरम कहती है। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमने देख लिया कि A क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर कंपोजिट नंबर होता है और प्राइम भी हो सकता है। तो हमने इंटीजर को कंपोजिट नंबर मान के हमने लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ A। हमने माना कि A के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो P1, P2, P3, P4 से लेकर Pn तक है। ठीक है, अगर ये A के प्राइम फैक्टर्स हैं तो इनका दोनों तरफ हमने फिर स्क्वायर कर दिया, तो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। ठीक है, अब बात ये है, थ्योरम कहती है कि जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P मस्ट बिलोंग्स टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ A, क्योंकि जो भी डिवाइड करता है उसके फैक्टर्स ही डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, और हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो P के जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, P जो होगा A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में से कोई ना कोई एक होगा। तो A स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये लिख रखे हैं हमने कि A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स है P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर से लेकर Pn स्क्वायर तक। P हमारा इन्हीं में से कोई ना कोई एक है। ठीक है, अब P1 स्क्वायर जो बना था वो P1 के इसका स्क्वायर करने के बाद बना था, तो जो अगर P इनमें से बिलोंग करता है तो वो जो रूट वाली वैल्यू होगी P1, P2, P3 इनमें से ही P जरूर होगा। इसका मतलब हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया कि P जो बिलोंग कर रहा है P1 से या फिर P2 से या फिर P3 से, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक P होगा। और ये सभी किसके फैक्टर हैं, ये सभी A के फैक्टर हैं, A के प्राइम फैक्टर है। और अगर ये A के प्राइम फैक्टर हैं तो ये सभी किसको डिवाइड करेंगे, A को डिवाइड करेंगे, और P इन्हीं में से एक है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, P विल ऑल्सो डिवाइड A। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम बिल्कुल, कि P अगर प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी जरूर डिवाइड करेगा। ये थ्योरम जो आपका √2, √3 इनका जो हम प्रूफ करते हैं कि इनको प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करने के लिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इस थ्योरम को एक बार समझिए। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और फिर समझिए स्लो करके, और फिर अपने इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम अगला जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूफ करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना यहां से अपना जो है ऐसे उतार सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। चाहे आप क्वेश्चन कह लीजिए इसको, चाहे आप इसे थ्योरम कह लीजिए। तो हमारे पास है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए √2 इज इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज आपको दे रखी है आप उसका अपोजिट मान लोगे। आपको दे रखी है कि √2 एक इरेशनल है तो आप मान लोगे कि √2 जो है इरेशनल ना होकर रैशनल है। तो ऐसा मानकर हम चल रहे हैं और आगे चल के इसको गलत प्रूफ कर देंगे। तो हमने मान लिया लेट, या फिर पहले लिख दो वी विल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो चीज आपको दे रखी है आप उसका अपोजिट मान के चलोगे। तो हमें दे रखा है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम मान लेते हैं लेट √2 इज रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अब हमें पता है कि जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ये रैशनल नंबर है, दिस इंप्लाइज √2 को हमने लिख दिया इक्वल टू P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि P और Q के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स हो वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है,
हमें यहाँ पर लेके चलना होगा कि ये को प्राइम को हमें लेके चलना होगा। मान लो कि P और Q दो ऐसे नंबर है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर हो सकता है। अब जो कॉमन फैक्टर होगा उसी से P और Q को डिवाइड कर दो। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट देयर मे बी एनी कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग P एंड Q बाय दैट कॉमन फैक्टर। जो भी इनके बीच का कॉमन फैक्टर है उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू बन के आ गई √2 इक्वल टू A अपॉन B। अब ये A अपॉन B जो वैल्यू आई है इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद आई है, और अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के। इसका मतलब क्या हो गया, A और B क्या हो गई, आर को प्राइम। ए और बी को प्राइम हो गए। को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे नंबर जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो भी 1, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। हमने यहाँ पर पहले ये वाला लाइन इसलिए लिखी कि हो सकता है जब हमने √2 को p/q की फॉर्म में लिखा है तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, और हमने फिर उस कॉमन फैक्टर से इस p और q दोनों को डिवाइड कर दिया और उसके बाद रिजल्ट आ गया a/b। अब यहाँ पर क्या है, a और b दोनों ही को प्राइम है, यानी कि a और b के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब ये वैल्यू आने के बाद हम आगे से सॉल्व करते हैं। हम b को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा b √2 इक्वल टू a। इतना आ गया। हम यहाँ कर देंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्केयर करते हैं तो हमारे पास आएगा b स्केयर 2 इक्वल टू a स्केयर, यानी कि वैल्यू आ गई 2b स्केयर इक्वल टू a स्केयर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है इस a को स्केयर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड a स्केयर। ठीक है, जो 2 है हमारे पास, ये वाला 2 इस a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये इसलिए आपने जो यूक्लिड एल्गोरिथम लिखा था, जैसे आप कोई भी नंबर लेते हो 12, उसको अगर 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 6 आता है। तो आप लिखते हो 2 × 6 इज इक्वल टू 12। 12 को जो हमने डिवाइड किया 2 से तो कितने बार गया, 6 बार। ऐसे ही हमने यहाँ पर हो सकता है कि ए स्केयर को जब 2 से डिवाइड किया हो तो 20 के टाइम आए हो। यहाँ लिख देता हूं मैं, ए स्केयर को जब आपने 2 से डिवाइड किया हो तो वैल्यू आई होगी b स्केयर, तो इसको रिजल्ट बना के हमने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही 2b स्केयर इक्वल टू a स्केयर, तो 2 जो है a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 a स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी a स्केयर को या कोई भी स्केयर को डिवाइड करता है तो वो उसका जो रूट होगा उसको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब बाय थ्योरम 1, जो इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी, उसके अनुसार इफ 2 डिवाइड a स्केयर देन 2 डिवाइड a। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 अगर हमारा a स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपने लिख लिया अगर कि ये 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 को जो a है उसको हम लिख सकते हैं 2c। एक अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो a को हम 2 × c लिख सकते हैं कि कोई ना कोई नंबर पे तो डिवाइड कर रहा होगा, तो हमने a को लिख दिया 2c। अगर सिंपल भाषा में बात करें, जो a है इसको डिवाइड कर रहा है 2, मान लो वो c टाइम डिवाइड कर रहा है, तो a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2 × c आएगी। तो यहां से हमने लिख दिया 2 इक्वल टू a इक्वल टू 2c। अब इस वैल्यू को आप जो है पुट कर दोगे अपने इस इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे इसको मान लो, इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। a इक्वल टू 2c की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2b स्केयर इक्वल टू a स्केयर।
और ए स्क्वायर की जगह आपको रखना 2c, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा 4c स्क्वायर। अब आप यहाँ 2 से इस 4 को काट दोगे 2 टाइम्स, तो यहाँ वैल्यू आ गई b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख दें 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। आपने इसको ऐसे लिख दिया बस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड बी स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है 2 जो है इस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि 2 ऑल्सो डिवाइड बी। ठीक है, अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पहले हमने इसको प्रूफ किया कि 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, ये वाली लाइन जो है यहाँ जो हमने लिखा है कि 2 डिवाइड कर रहा है ए को, और यहाँ हमने लिखा है 2 डिवाइड कर रहा है बी को। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड ए एंड बी बोथ, दोनों को अगर ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब 2 क्या हो गया, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, एक के अलावा, अदर देन 1, एक के अलावा ए और बी को 2 दोनों डिवाइड कर रहा है, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 2 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है एक के अलावा, 2 इसका हो गया कॉमन फैक्टर, और हमने ए और बी को माना था यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा, ए को हमने माना था को प्राइम। को प्राइम का मतलब था कि ए और बी का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन आपने एक के अलावा 2 को भी इसका कॉमन फैक्टर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब या तो ये बात गलत थी या फिर ये बात, ये तो हमने प्रूफ किया। इसका मतलब कि जो ये बात हम मान के चल रहे थे कि ए और बी कैसे हैं को प्राइम, ये गलत है। यानी कि हम लिखेंगे, ये लिख देते हैं देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, को प्राइम नहीं है। तो हमने जो बात मानी थी कि ये अंडर रूट 2 इज रेशनल, ये गलत होगी। इसका मतलब देखिए 2 डिवाइड कर रहा है ए और बी को, इसका मतलब 2 जो है देखिए यहां ध्यान दीजिए, ए जो है डिवाइड कर रहा है ए को और बी को, यानी कि 2 हो गया इसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा। अगर ऐसा होता है तो ये हमने को प्राइम माना था ए और बी, ए को प्राइम का मतलब हो गया कि ए और बी का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आपने 2 को भी इसका कॉमन फैक्टर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या कि ये दोनों को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो हमने जो बात स्टार्टिंग में यहाँ मानी थी कि 2 इज रेशनल है, वो गलत हो गई। यानी कि हमने जो अजम्पशन किया था, हमने जो वैल्यू मानी थी, तो हम मान लेंगे कि इस एंड आवर assumption was wrong, हमारी जो assumption थी वो रॉन्ग है कि अंडर रूट 2 क्या था, एक रैशनल नंबर है, गलत बात होगी। इसका मतलब क्या है, अगर हमारी assumption रॉन्ग है तो इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट 2 इज नॉट रैशनल, और अगर अंडर रूट 2 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट हो गया अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, और यही आपको प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख देंगे हम हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी पूरी थ्योरम है जिसमें आपने आप देखा कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आ रही इतनी बात समझ में? देखिए एक बार मैं फिर से सारी की सारी थ्योरम रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना था कि अंडर रूट 2 क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, तो हम इसको प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो चीज आपको दे रखी है आप उसका उल्टा मान लोगे। तो आपने माना कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p बटे q की फॉर्म में, और जहां पर q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। हमने ये लिख तो दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि p और q के बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो। तो हमने क्या करा कि हमने माना कि देयर में बी एनी कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, और हमने p और q को उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, यानी कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद ऐसे दो नंबर आ गए जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम, यानी कि a और b आर को प्राइम नंबर। इतनी बात समझ में आएगी। उसके बाद b को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया b इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू a,
इतना प्रूफ करने के बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ऐसे स्क्वायर कर देंगे इसका भी, तो ये b का स्क्वायर तो b हो गया, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, इक्वल टू a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अगर ऐसी लाइन आती है यानी कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर को 2 जो है डिवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ लिखा है 2 डिवाइड a स्क्वायर, ऐसे भी लिख दो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 1, कि इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 विल डिवाइड a। तो हमने लिखा कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, और अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो हम a को लिख सकते हैं 2 इंटू सी। अब इस 2 इंटू सी की वैल्यू को हमने उठाकर a की जगह इक्वेशन नंबर जो 1 थी ये वाली, इसमें यहाँ हमने पुट कर दिया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह रखा है 2c स्क्वायर, यानी कि बन गया 4c स्क्वायर। 2 से इस 4 को काट दिया 2 टाइम्स, तो बच गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। उसके बाद इसको इधर लिख दिया है, उसको उधर, यानी कि 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, और अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम 1 के अनुसार 2 विल आल्सो डिवाइड b। ठीक है, अब 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 2 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 उनका क्या बन गया, 2 उनका बन गया भाई कॉमन फैक्टर। अगर 2 कॉमन फैक्टर बन गया 1 के अलावा, इसका मतलब a और b क्या थे, कोप्राइम जो माने थे वो कोप्राइम नहीं रहे, वो कैसे हो गए, नॉट कोप्राइम। अब कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो भी हमने ये सारी चीज मानी थी कि 2 इरेशनल है, यानी कि हमारी जो अजम्पशन थी वाज रॉन्ग हो गई कि 2 इज रेशनल नंबर था, हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब 2 रेशनल नंबर तो रहा नहीं। अब 2 रेशनल नंबर नहीं रहा तो कैसा बच गया, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब 2 √2 कैसा है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास है √2 इज इरेशनल नंबर। इसकी तरह आप √3 का करोगे, √5 का और √7, सबका ही सेम ही तरीका है कि कैसे करना है इन सब के बारे में। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और हम देखते हैं, पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको बाद में उतारने में आसानी हो। अब देखिए, आपने थ्योरम प्रूफ कर ली कि अगर p कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद सेम √2 जैसे हमने किया है वैसे ही आप कर लोगे √3 का, और वैसे फिर आप कर लोगे √5 का और √7 का। इसके अलावा रेशनल और इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या होता है। कि पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, रेशनल प्लस रेशनल नंबर क्या होते हैं, दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं। अगर हम बात करें कि किसी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं इरेशनल नंबर को, तो वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही अगर हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी रेशनल नंबर में तो वो रेशनल ही आएगा, और अगर रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर में तो वो आएगा इरेशनल नंबर। ये तो था कि जब रेशनल नंबर की हमने प्रॉपर्टीज देखी, रेशनल की रेशनल के साथ ऐड किया तो रेशनल आया, रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड किया तो नंबर 2 में इरेशनल आया, फिर हमने रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी रेशनल आया, और जब रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल नंबर आया। अब देखते हैं हम इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो क्या आएगा। एक है इरेशनल नंबर आई और दूसरा इरेशनल नंबर, इन दोनों को साथ अगर आप ऐड करते हो तो भाई देखो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें, मान लो √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसको आपने ऐड किया माइनस √2 के साथ, ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बाकी आप चाहो ऐसे कर लो, √2 प्लस √2 तो क्या आएगा 2√2, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें दोनों केस बन सकते हैं, चाहे रेशनल चाहे इरेशनल। उसके बाद आता है कि अगर आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई का देखते हैं। देखिए, अगर हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से, सॉरी यहाँ बात करें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, या तो रेशनल आएगा या फिर वो इरेशनल आएगा। वही फिर से एग्जांपल ले लेंगे हम, अगर हम 2 अंडर रूट की बात करें, √2 और दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं √3 तो क्या आ जाएगा, √6 आएगा, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर बात करें √2 की और √2 की तो क्या आएगा 2, जो कि क्या है, कि रेशनल है और ये इरेशनल है। तो इरेशनल का इरेशनल के साथ प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसके दोनों ही केस बन सकते हैं, या तो वो रैशनल आएगा या फिर वो इरेशनल, वो डिपेंड करता है कि आप किन चीजों की गुना या प्लस कर रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और आता है आपके पास, वो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो सवाल है वो खुद से आप प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अगर कोई सवाल हमने प्रूफ किया था कि √2 क्या है, एक इरेशनल है, लेकिन कुछ सवालों में इसके साथ जैसे 6 ऐड कर दिया, कहीं 2 ऐड कर दिया, कहीं कुछ ऐड कर दिया, तो वो सब ऐड करके दे देते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये इरेशनल है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो हमने देखा था रैशनल और इरेशनल को जो हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल। तो वैसे तो कंफर्म है कि आएगा इरेशनल ही, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आप लिखना चाहो तो लिखोगे कि इसको क्या मान लिया, इसको पहले रैशनल मान लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको आप क्या लिख दोगे, √2 इक्वल टू a/b, तो जहां पर क्या है a और b क्या है, को प्राइम। मैंने वो लाइन पहली वाली हटाकर डायरेक्ट यहाँ को प्राइम वाली लाइन लिख दी है, को प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा जी, को प्राइम नंबर लिख दे। अगर हम √2 को यहाँ रखें और इसको इधर ले जाएं, a/b माइनस का 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस का 6b अपॉन में b, जो कि अपने आप में ये वैल्यू कैसी है, ये एक रैशनल वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, रैशनल। लेकिन √2 क्या आ गया यहाँ पर, रैशनल आ गया, लेकिन √2 को तो पहले ही हमने इरेशनल प्रूफ किया था ना, इसका मतलब इट इज रॉन्ग। हमने जो थोड़ी देर पहले इसको √2 को रैशनल प्रूफ किया था, और यहाँ पर ये आ रहा है रैशनल, क्योंकि a और b दोनों रैशनल है, a और b, 6 भी रैशनल है, तो सारी चीज रैशनल हो गई। लेकिन हमने √2 जो है उसको प्रूफ किया था इरेशनल, इसका मतलब ये रॉन्ग है। जो बात है √2 क्या था, इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो हमने ये जो वैल्यू मानी है 6 प्लस √2 इज रैशनल, इज रॉन्ग, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि 6 प्लस √2 विल ऑल्सो इरेशनल, तो ये भी कैसी हो गई, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इस टाइप से वाले क्वेश्चन कर देने, इसमें 2-3 लाइन इसमें लिखनी होती है, लेकिन इससे पहले आपको √2 को जैसे हमने पूरा इरेशनल प्रूफ किया था, अगर एग्जाम में आपके आता है कि इस 6 प्लस √2 को आप इरेशनल प्रूफ करें, तो पहले आप √2 को रैशनल प्रूफ करोगे, उसके बाद आप जो वैल्यू है ये सारी बातें 2-3 लाइन में लिख के एक बता दोगे कि 6 प्लस √2 क्या है, कि रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद एक 1.1 में एक कुछ टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे था कि 4 की पावर n और 6 की पावर n, ये 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में जो जरूरी थे। इसमें पूछा गया था कि क्या 4 की पावर n कभी भी 0 पर एंड होगा, ये आपसे पूछा गया था। ऐसे ही ये एग्जांपल है शायद, और ये क्वेश्चन है कि 6 की पावर n कभी 0 पर एंड होगा, तो इसका आंसर ये होगा कि जब भी 0 आता है, 0 बनता है 2 × 5। अगर 0 कहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर 2 और 5 कहीं ना कहीं फैक्टर्स होने चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर अवेलेबल हैं तो 0 बनेगा, और अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो आपका 0 नहीं बनेगा। अगर 4 की बात करें तो 4 को लिखते हैं 2 × 2 की पावर n, और 6 को लिखते हैं 2 × 3 की पावर n। आप दोनों को देखो, दोनों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ना तो ये 0 पर एंड होगा और ना ही ये 0 पर एंड होगा। तो ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर थे। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद जो हमारा ये लेक्चर था, सेकंड लेक्चर क्लास 10th का, चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर, इस दोनों लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर को कवर किया है, और जितने भी जरूरी क्वेश्चंस है वो उसमें हमने यहाँ पर डील किए हैं। √2 वाले जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है, HBSC के बोर्ड में, CBSE के बोर्ड में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ से देखकर आप अपना पूरा कंसेप्ट अपना डिटेल में कर सकते हो, चाहे आपको रिवीजन के तौर पे करना हो, चाहे आपको कंसेप्ट सीखना हो, तो बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ कराया गया है। तो इसी के साथ अपने जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो खत्म होता है। आगे जो लेक्चर होगा उसमें अपन शायद चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।